Hello students. So we are here to start with a very important, interesting and very useful in our day-to-day life chapter, rotational dynamics. Now although the name of the chapter is rotational dynamics, I would be dividing this chapter into two parts. First is circular motion and second is rotational motion. Now although you have studied circular motion in class 11, but we are going to revise first, maybe first one or two lectures in detail about circular motion. Okay, so the heading of the chapter as per your government textbook is rotational dynamics. Great, rotational dynamics. Very important, very useful for both your board exam as well as entrance in case you are preparing for entrance exam. So the first thing that we will be discussing here is circular motion. Okay, circular motion. Now what is circular motion? So the moment I say circular motion, there are many examples that comes to your mind. The basic example that I normally give is related to what you study in physics and chemistry is motion of electrons around the nucleus. Are you able to visualize that? In the center you have a nucleus and orbiting around it is the electron. So जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. जब आप छोटे थे तो आप मेरी गो राउंड में बैठते थे, या दैट दिस इज मेरी गो राउंड एंड दिस इज जाइंट व्हील. बी वेरी क्लियर, नॉर्मली ये भी लोगों को नहीं समझता है. सो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे, सो दिस इज जाइंट व्हील, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन. और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा देन इट इज मेरी गो राउंड. सो यू कैन, फैन का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर. सो सर्कुलर मोशन बेसिकली बच्चों वो होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल किसी लाइन के अबाउट रिवॉल्व करने वाला है. सो मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle in the simplest possible way can be called as circular motion. I will repeat once again. Motion of a particle along the circumference of a circle can be taken as circular motion. Okay. There are few very basic yet important concept जो इससे related है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है. बट विल वेट एज ऑफ नाउ फॉर दैट. ठीक है, पहले सर्कुलर मोशन के बेसिक्स को हम क्लियर कर लेते हैं. सो लेट अस रिपीट वंस अगेन. आप घर बैठे बैठे रिपीट करो अपने लिए. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? यस, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle is circular motion. Okay, so if I say that this is circle, इसके सर्कमफरेंस के अलोंग एक पार्टिकल रिवॉल्व करने वाला है. ओके, नाउ दिस डॉट इज बेसिकली नथिंग बट सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सब बेसिक से जो आपको पता है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ. ओके, अब बच्चों जब मैं कह रहा हूँ कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन, तो आपके मन में एक क्वेरी आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो मैं लेकर के आता हूँ. सर इट इज रिवॉल्विंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज अंडरस्टूड. और उसके स्पीड के बारे में आपने नहीं बोला, या स्पीड के बारे में क्या सोचना चाहिए? गुड डाउट, और आना भी चाहिए वो. अब सोच, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो उसी सर्कुलर मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सेम स्पीड के साथ अगर होगा तो, और अगर स्पीड सेम नहीं है देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब आपने क्लास 11th में पढ़ा है तो मोस्टली आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही पढ़ा है. ओके, आई रिपीट वंस अगेन. मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन. उसमें अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सो इन सर्कुलर मोशन वी कैन हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन or we can have non-uniform circular motion. So if it is uniform circular motion, students, please keep in mind, if it is uniform circular motion, speed is constant. बच्चों याद रखना, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं. लास्ट चैप्टर जब मैंने आपको लिया था आप काफ़ी छोटे थे. नाउ यू हैव ग्रोन अप इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स.
सो अब मैं कह रहा हूँ स्पीड कांस्टेंट है, कहीं पर भी मैंने वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया है, नहीं रियलाइज हुआ तो अभी मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ सोचने के लिए कि सर ने बोला है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का क्या होगा, विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ओके, सो circular motion can be of two types, uniform and non-uniform. If it is uniform, speed is constant. If it is non-uniform, then remember speed is variable. Yeah, speed is not constant. बच्चों मैं वापस कह रहा हूँ, मैंने वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला अब तक, मैं सिर्फ स्पीड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ. एंड एज वी प्रोग्रेस फर्दर, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन पर भी डिटेल में डिस्कशन होगा. ओके, सो सर्कुलर मोशन दो टाइप का, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल कई सारे हैं. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल सही सोचा जिसने भी सोचा, कि मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी के सुई के जो एंड है उनका जो मोशन है वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ही होता है. ठीक है, दैट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन अगर कोई सर्कुलर मोशन ऐसा है, जैसे अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं, मैरी गो राउंड जब स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है, याद आ रहा है बचपन के दिन, गुड. और जैसे जैसे वो मोमेंटम गेन करता है, स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. समझा बच्चों, सिंपल है, कोई टेंशन मत लो. सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. ओके, ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया. अब मैं आगे कुछ भी बोलूं बच्चों, उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस है या टर्म्स है जो मुझे आपके साथ फिर से एक बार रिवाइज करने हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म. सबसे पहले टर्म के बारे में हम देखेंगे. एक और बात, हर एक टर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे, वो भी हमको आपके साथ, या आई शुड डिस्कस, या आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू. ओके, जैसे बच्चों देखो, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल. सपोज आपका पार्टिकल यहां पर है, जब आपने इसको देखा, अब एक ऐसा लाइन जो पार्टिकल के सेंटर को उसके सर्कल के सेंटर को पार्टिकल के पोजीशन से ज्वाइन करता है किसी भी वक्त. अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. आई रिपीट, विजुअलाइज कर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ओके, अब आपका पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है, सो थोड़ी देर के बाद वो यहाँ होगा. सो अभी वो सेम लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी. जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा, सो थोड़ी देर के बाद ये सेम लाइन ऐसे बनेगी. जब पार्टिकल यहाँ होगा, सो ये लाइन ऐसे बनेगी. हाँ है ना. अब बच्चों अगर मैं सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा होता और आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता, कोई भी ऐसा लाइन जो सेंटर को एंड से ज्वाइन करे, उसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको हम रेडियस कहते हैं. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना. सो मैं क्या कर रहा था, अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर एट दैट इंस्टेंट. अब सर ने यहाँ पर दो वर्ड यूज किए, एट एनी इंस्टेंट एंड रेडियस वेक्टर. मैं उनको समझाता हूँ. रेडियस तो आप जानते हो, उसको वेक्टर क्यों कहा मैंने, क्योंकि बच्चों यहाँ पर उसको डायरेक्शन असाइन किया है और हर इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. डर मत, मेरे साथ रहे. हाँ देख, जब वो पार्टिकल यहाँ पर है तो कहना से उसका डायरेक्शन ऐसा है. सर आपको कैसे पता है ऐसा है? ओके, सो कन्वेंशनली रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इज फ्रॉम सेंटर टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो ये सेंटर है, ये पार्टिकल की पोजीशन है, तो सेंटर से पार्टिकल की तरफ ये उसका डायरेक्शन ऐसा है. अच्छा, थोड़ी देर के बाद जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होगा. सो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, उसका जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है. दैट इज द रीजन व्हाई मुझे ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ रहा है. अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर एट दैट इंस्टेंट. सो मान लो दिस इज द रेडियस वेक्टर. जब हमने उसको सबसे पहले देखा है t इक्वल टू 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में पार्टिकल यहां पर आया, सो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर उसका रेडियस वेक्टर ऐसा है. t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसका रेडियस वेक्टर ऐसा है. t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसका रेडियस वेक्टर ऐसा है.
सो हर इंस्टेंट पर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको वेक्टर की तरह स्टडी करना बच्चों. A line joining center of the circle to the position of the particle at any instant is called as radius vector at that instant. If you want, I'll repeat once again. और प्लीज आप उसको नोट भी कर लो. आप वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से लिख सकते हो. What is radius vector? A line joining center of the circle to the position of the particle at any instant is called as radius vector at that instant. Okay. Is that clear? Definition clear. Okay, let us list the quantities first. एक एक करके उसको देखते हैं. सबसे पहली जो क्वांटिटी हम डिस्कस करें वो है रेडियस वेक्टर. सो डेफिनेशन आई होप सबने लिखा है. Yes, you must write. So line joining center of the circle to the position of the particle at any instant. Whenever I will have doubt solving lectures, I am going to ask you these definitions and the key points also. So make sure that आप ये सब learn कर रहे हो साथ साथ. So radius vector is a line joining center of the circle to the position of the particle at any instant. Okay. अब radius vector का definition we studied. डेफिनेशन हमने पढ़ा. अब रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या मैं बोल सकता हूं उसका डायरेक्शन रेडियस के अलोंग ही है. ओके, पर रेडियस के अलोंग कैसे है? सेंटर से सरकमफरेंस की तरफ या सरकमफरेंस से सेंटर की तरफ? सोच जरा, सेंटर से सरकमफरेंस या सरकमफरेंस से सेंटर? ये सेंटर से सरकमफरेंस. सो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? इट इज अलोंग द रेडियस, क्योंकि रेडियस के साथ है वो, and away from the center. So the direction of radius vector is along the radius and away from the center. एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना. जब पार्टिकल, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं कहता हूं कि दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, समझने के लिए, जब पार्टिकल यहां पर है, से दिस इज पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, this point is x, this point is y and the center is c. जब पार्टिकल आपका a पर है तो मैं बोलूँ रेडियस वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट. जब पार्टिकल b पर है तो रेडियस वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. जब पार्टिकल x पर है तो रेडियस वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स वेस्ट. जब पार्टिकल y पर है तो रेडियस वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ. विच मीन्स बच्चों कि अलग अलग इंस्टेंट पर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है. मैंने तो कोई भी 4 रैंडमली लिए हैं. अगर आप बीच में भी कहीं लेते तो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता. बेसिकली मैं आपके दिमाग में ये बिठाना चाह रहा हूं कि रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स नहीं है. सर फिक्स तो है, अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर. दिस इज हाउ यू विल फाइंड इट. बट हर जगह, हर इंस्टेंट पर उसका जो डायरेक्शन है, कभी ईस्ट की तरफ, कभी नॉर्थ की तरफ, कभी वेस्ट की तरफ, कभी साउथ की तरफ चेंज हो रहा है वो. सो याद रखना मेरे बच्चों, क्या रेडियस वेक्टर कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? यस, यू कैन पॉज एंड थिंक फॉर 5 सेकेंड्स. क्या रेडियस वेक्टर कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? वेरी गुड, रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है. क्यों सर, क्यों चेंज हो रहा है? अभी आपने कहा या देखा कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, चाहे यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म, रेडियस वेक्टर विल चेंज इन डायरेक्शन. इसलिए सर्कुलर मोशन में बच्चों रेडियस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है. इन सर्कुलर मोशन रेडियस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है. क्यों कांस्टेंट नहीं है? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग. अच्छा सर एक बात बताओ, क्या यहां पर रेडियस अगर 3 मीटर है तो यहां पर कितना है? 3. यहां पर कितना है? 3. यहां पर कितना है? 3. अगर वो 3 नहीं हुआ तो एक सर्कल थोड़ी बनेगा. नहीं समझा भाई. सर्कल अगर वो बन रहा है तो उसका रेडियस तो फिक्स होगा ना. तो मुझे पता रेडियस है हर जगह पर 3 3 3 3 है, तो रेडियस कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? हर जगह 3 3 3 है, तो रेडियस कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? हाँ हाँ कांस्टेंट है. अब थोड़ी देर पहले क्या बोला? रेडियस वेक्टर चेंज होता है. अभी बोल रहे रेडियस कांस्टेंट है. इस चैप्टर की यही मजेदार बात है बच्चों. यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर एंड एब्सोल्यूट अटेंशन के साथ सुनना आपको.
मैं वापस कहता हूं कि रेडियस वेक्टर चेंज होता है जबकि रेडियस कांस्टेंट है। सर कंफ्यूजन हो रहा है, मत कर, पहले दिमाग में ये रिवाइज कर कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी चमका? हाँ। सो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन सिंस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर चेंज होता है। ये छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, और एंट्रेंस के लिए तो मतलब आई मीन टू से वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। आई विल रिपीट वंस अगेन एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट। रेडियस वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर कांस्टेंट। लिख ये सब, बाद में भूल जाएगा। रेडियस वेक्टर नॉट कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर कांस्टेंट, direction of radius vector change at every instant, therefore radius vector is not constant. I hope everybody is clear with this. Okay, let's proceed further. So definition पढ़ा, direction पढ़ा, अब इसके लिए एक important note जो कि मैंने आपसे कहा था, note radius vector is constant in magnitude but it changes in direction. Important point है, याद रखना, रेडियस वेक्टर इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड but it changes in direction. I hope you are able to read it. Yes, okay. So it is constant in magnitude but changes in direction. तो अभी क्या करोगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली। R vector is not constant, but magnitude of R vector is constant. सिर्फ अगर R लिखा तो भी मैं बोलूंगा constant, but R vector is not constant. Are we clear? It is constant in magnitude but changes in direction. So this was first term, my dear student. अच्छा, एक और बात बच्चों, रेडियस वेक्टर को जरूरत पड़ने पर मैं पोजीशन वेक्टर के नाम से भी एक्सप्लेन करूंगा. So radius vector is also known as position vector. Okay, please note down whatever is written on the board. I am giving you 10 seconds. Then we'll move on to the next quantity. ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जो यहाँ लिखा हुआ है. ओके, आई होप सबने स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लिया. सो दिस वाज फर्स्ट टर्म, रेडियस वेक्टर. चलो नाउ विल हैव अ डिस्कशन अबाउट सेकंड टर्म जो अपने लिए यहाँ पर काम का है. सो यहाँ पर जो सेकंड टर्म अपने काम का है वो ये है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके सर, आप तो डायरेक्ट आगे बढ़ गए. एंगुलर का मतलब ही मुझे नहीं पता है. देख, और अगर पता है तो फिर भी मेरा सुन ले. जब कभी भी आप मोशन को स्टडी करोगे, जैसे अभी सर यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद अगर सर ऐसे चले जाए और मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ तो आपको लगेगा ना कि सर डिस्प्लेस हो गए हैं, बराबर है. सो मतलब पार्टिकल की पोजीशन में चेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेसमेंट. सो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ गया डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर था यहाँ गया डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर था ऊपर गया डिस्प्लेस हुआ, नीचे गया डिस्प्लेस हुआ, आपकी तरफ आया मेरी तरफ आया डिस्प्लेस हुआ. क्यों हुआ? बिकॉज उसका पोजीशन चेंज हुआ. बाय द सेम लॉजिक माय डियर स्टूडेंट, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था तो क्या वो ए से बी गया? हाँ गया. बी से सी, सी से डी, ऐसे घूमते घूमते जा रहा है वो. सो बच्चों उसका हर वक्त क्या मैं बोलूँ पोजीशन चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स. सो अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम ऐसा बोलेंगे उसको कि उसके पास डिस्प्लेसमेंट भी है. सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, उसके पास भी डिस्प्लेसमेंट होता है. और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को एंगल की मदद से मेजर करने वाले हैं. ये मेरी बात समझ में आई? हाँ, आप स्ट्रेट लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हो, पर पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल. सो अगर मैं चेंज इन पोजीशन को एंगल के टर्म में मेजर करूं, सो आई कॉल इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मैं वापस से कहता हूँ, जब पार्टिकल मोशन करता है, हम कब बोलते हैं पार्टिकल मोशन करता है? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है। अब उसकी पोजीशन जितने से चेंज होगी, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आपने एस से डिनोट किया था, याद कर। और अगर मैं पोजीशन को एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करूं, सो वी कॉल इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी पोजीशन को हम एंगल के टर्म में मेजर करते हैं। जैसे अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं, डर गया, रेफरेंस ले लूं, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया, सो पार्टिकल जब ए से स्टार्ट करके बी पर गया, मैं ऐसे बोलूं पार्टिकल 90 डिग्री से डिस्प्लेस हुआ, करेक्ट, ओके। फिर पार्टिकल बी से सी एक्स पर आया, यानी कि वो ए के रिस्पेक्ट में 180 से घूमा। जब वो वाई पर आएगा तो ए के रिस्पेक्ट में वो 270 टर्न हुआ। सर ऐसा 90 बोला तो चलेगा, खाली वो -90 बोल देना, कन्वेंशन हम ऐसा लेते हैं। सो लाइक दिस इफ आई से, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस को, वापस डर गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। सो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो क्या बोलूँगा? क्लॉकवाइज। अगर मैं उल्टा गया तो क्या बोलूँगा मैं? एंटी क्लॉकवाइज। सर कैसे गए? ABXY, सर गए एंटी क्लॉकवाइज, यस। सो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज एंगल्स क्या लेने पड़ेंगे? नेगेटिव। सो मैं कह रहा था अगर ऐसा 270 बोला और ऐसा 90 बोला तो गलत नहीं है, बट वो बेहतर होगा आप -90 बोलो। और अगर इसको 90 बोला तो इसको फिर -270 बोलना, ठीक है। फॉलो वन कन्वेंशन एंड यूज इट एवरीवेयर। एनीवेज, जब पार्टिकल ए से बी गया, डिस्प्लेस हुआ, यस। बी टू एक्स, यस। एक्स टू वाई हुआ, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसके चेंज इन पोजिशन को, वो डिस्प्लेस हो रहा है, को हम एंगल की मदद से मेजर करेंगे। दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? पक्का? अच्छा ना। हाउ डू वी डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो मैं ऐसा बोलूँ बच्चों, कैसा? सुनो इधर, जब आपका पार्टिकल ए से मान ली बीच में इस वाले पॉइंट तक गया, वो ए से बी नहीं पहुंचा है, बीच में मान लीजिए पॉइंट पी पर है। सो पार्टिकल ए से जब पी पर गया तो जो रेडियस वेक्टर अलोंग सी ए था, अब वो अलोंग सी पी हो जाएगा। सो मैं ऐसा बोलूं, जो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो रेडियस वेक्टर जो है वो सेंटर पर कुछ तो एंगल स्वीप कर रहा है, या एंगल बना रहा है, या एंगल ट्रेस कर रहा है। ये एंगल ट्रेस करना मतलब समझा? जैसे ऐसे था और ऐसे मैंने उसको घुमा दिया, सी इट वाज लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस, और मैंने उसको घुमा के ऐसे कर दिया। सो आई वुड से ना, इट इज स्वीपिंग एन एंगल और इट इज ट्रेसिंग एन एंगल। सो एंगल ट्रेस बाय हुम? रेडियस वेक्टर। कहाँ पर? सेंटर पर। कब? जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाएगा, जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसी एंगल को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर where at the center of the circle when particle is moving from one point to another point. I repeat, the angle traced by the radius vector at the center of the circle when particle is moving from one position to another position. आखिरी बार सुन, the angle traced by the radius vector at the center of the circle when particle is moving from one position to another position. जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाएगा तो जो रेडियस वेक्टर है वो सेंटर पर कुछ तो एंगल बनाएगा, उसी एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो रिमेंबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल जो कौन बनाया? रेडियस वेक्टर। कहाँ पर बनाया? सेंटर पर। कब बनाया? जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है। सो द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन while performing circular motion is known as angular displacement. Okay, that's great, fine. So angular displacement का definition हम पढ़ चुके हैं। angular displacement को हम थीटा से डिनोट करते हैं बच्चों, थीटा से। so angular displacement is denoted by थीटा। जैसे थोड़ी देर पहले रेडियस वेक्टर को हमने आर वेक्टर से डिनोट किया था, सेम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियस वेक्टर का क्या यूनिट था बच्चों? रेडियस इज बेसिकली द डिस्टेंस, सो रेडियस इज मेजर्ड इन मीटर, वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों थीटा का यूनिट होता है रेडियंस, ठीक है।
हाँ, आप डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, बट ज़्यादा बेहतर होगा हम उसको रेडियन में स्पेसिफाई करें। और अगर डिग्री में दिया और आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आई वुड एडवाइज यू टू कन्वर्ट इन रेडियंस। हाँ, जहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो उसका यूनिट है रेडियन। अच्छा, इसके पास डायमेंशंस नहीं है बच्चों। अच्छा, दोज हु वर देयर इन क्लास 11 या जिन्होंने 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पर भी हमने ये डिस्कशन किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। क्यों डायमेंशंस नहीं है, मैं आप पे आपको याद दिलाना चाहूँगा। आपने इसे बचपन में पढ़ा होगा, देख कि अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, लेंथ ऑफ द आर्क अगर एस है और ये एंगल थीटा है, सो हम कैसे लिखते हैं बच्चों, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, याद आया। सो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय आर। नाउ एस डिवाइडेड बाय आर, ऊपर न्यूमरेटर में एस इज लेंथ ऑफ द आर्क मेजर्ड इन मीटर, नीचे रेडियस इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, सो ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल, सो थीटा इज नो यूनिट एंड हेंस इट हैज नो डायमेंशंस। सो नो यूनिट, यू ओनली टोल्ड द यूनिट इज रेडियन। एंगल्स को मेजर करने के लिए हमने यूनिट पढ़ रखी है, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिट बट इट हैज नो डायमेंशंस। अब आपके लिए एक असाइनमेंट तो नहीं बोल सकता, एक क्वेश्चन है जो मैं लाइव डाउट्स में आपसे पूछूंगा। एक और ऐसा क्वांटिटी है बच्चों जो आप पढ़ चुके हो जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। सोचना, समझना और मुझे आंसर देना विद एक्सप्लेनेशन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट बट इट हैज नो डायमेंशंस, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो अगर लिखोगे भी तो क्या लिखोगे, m0 l0 t0, ओके। सो हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा, हमने उसका यूनिट पढ़ा, हमने उसका डायमेंशंस पढ़ा। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो तो आपने पढ़ा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हैज़ अ डायरेक्शन, एस वेक्टर लिखते हो ना, वैसे थीटा वेक्टर है या नहीं है। मेरा डाउट समझ में आया, या जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आया? गुड, वेरी गुड। सो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास भी डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एक कन्वेंशन यूज़ करते हैं या हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। शायद आपने सुना होगा, इतना फिजिक्स आप पढ़ चुके हो अभी तक, पर मैं फिर से उसको रिवाइज करूंगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो एग्जैक्टली कैसे मैच करता है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। सर कैसा होता है उसका डायरेक्शन, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, आई होप यू ऑल कैन मेक आउट। शाबाश, आपको दिख रहा है। चलो, सो अभी ये पेन है, इसको मैं ऐसे घुमाने वाला हूँ, मतलब ऐसे ऐसे घुमाने वाला हूँ। आपको इस पेन के टिप को देखना है घर बैठे बैठे एंड देन अंडरस्टैंड कि वो रूल कैसा होगा, बिकॉज अगर रूल समझोगे नहीं तो रट्टा मारोगे और कभी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे, और एक बार अगर समझ गया तो कभी भूलोगे नहीं आप। नो ऑब्जर्व केयरफुली, मैं इस पेन को, आपको टिप को देखना है, मैं इस पेन को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे। सो मैं इसको घुमा रहा हूँ बट स्टिल कैन यू सी दैट जो उसका टिप है वो आगे की तरफ जा रहा है। ओके, वापस से, सिंस यू आर नॉट एबल टू सी, ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। देख मैं उसको घुमा रहा हूँ ऐसे, आपको टिप को देखना है, टिप को। टिप पहले मेरे कॉलर के बैकग्राउंड में था, अब वो कॉलर को क्रॉस करके आगे जा चुका है। कैन यू मेक आउट? तो इसका मतलब जब मैंने ऐसे ऐसे उसको सर्कुलर मोशन कराया तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा था। सर वो तो एक ही बार हुआ। अच्छा दूसरा देख ले। ओके, अब इधर देख। सो अगेन ऑब्जर्व द टिप, आई विल मेक द बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग, तो मेरे नोज के मतलब यू कैन मेक आउट दिस राइट, आपको दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, कैन यू सी इट इज मूविंग अप? नो, सी द लेंथ ऑफ द पेन, येस यू आर एबल टू सी दैट राइट। देख मेरे नोज से मेरे आईज लेवल तक आ चुका है वो। सो मैंने कैसे घुमाया, ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ऐसे। यानी जब सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से हो रहा है। मैं एंगल के टर्म में बात कर रहा हूँ, ओके समझ गया। अभी अगर मैं इसको उल्टा करूँ, उल्टा, याद रखना बच्चों मैं हमेशा राइट हैंड से घुमा रहा हूँ, गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेफ्ट से मैच नहीं करेगा, इसलिए उसको राइट हैंड टर्म रूल कहते हैं, गुड। अब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊँ तो मेरा थंब इस तरफ है, देखिए टिप बाहर की तरफ आ रहा है क्या, सो आई एम मूविंग इट इन द रिवर्स डायरेक्शन।
फंस चुका है, घूम नहीं रहा है। अब आपको ये शायद विजुअलाइज होगा। सर आप चीटिंग कर रहे हो। नो, आई एम नॉट डूइंग, इट्स टू टाइट टू रोटेट। ओके, मैं उल्टा करके बताता हूँ, यहाँ से देखते हैं। अब मैंने ऐसे नहीं, ऐसे घुमाना है ऐसे, तो अगर मैं रिवर्स घुमाऊंगा तो ये नीचे आना चाहिए। आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो। यस, इट इज शोइंग द इफेक्ट, राइट। अगर ऐसे क्या तो ये ऐसे आ रहा है। आर यू एबल टू सी दैट? और उल्टा किया तो देख नीचे जा रहा है। सो क्या हमने देखा यहाँ से बच्चों, कि अगर मैं राइट हैंड से सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन करूँ तो मेरा थंब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं राइट हैंड से सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करूँ तो मेरा थंब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं राइट हैंड से सर्कुलर मोशन को समझूँ तो मेरा थंब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा। प्लीज़ इसको अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे कई जगह काम आने वाला है। ठीक है, सो आई एक्सप्लेन वंस अगेन। ये सारी चीज़ें क्लियर है। डायरेक्शन वाला पार्ट देख। अब यहाँ पर एक वर्ड है बच्चों, आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो इस सर्कल को जब हम बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसा करेंगे। बोलो सर ये कहाँ सर्कल है? तो एलिप्स है। हाँ समझ गया, प्रोजेक्टेड है वो, तो इट इज सर्कल। सो ये जो डॉट होगा ये क्या होगा? उसका सेंटर, राइट। अब एक ऐसी लाइन बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और जिसके अबाउट ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है या घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई यूज द वर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो फिर से पूरा रोटेशनल डायनामिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। कई बार ये टर्म यूज में आने वाला है। सो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? कभी भी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो एक लाइन, वर्टिकल लाइन के बढ़िया, जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन इस प्लेन में कर रहा है, डर मत, प्लेन, एक्सिस, नॉट टू वरी। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो बोलो ये प्लेन में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, थम्स अप, ओके। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो बोलो ये प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो मैं बोलूँ ये प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। विजुलाइज कर, घर बैठे बैठे सोच। अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये प्लेन हुआ ना, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये प्लेन हुआ। अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये प्लेन होगा। मैंने एक बार ये प्लेन बताया, एक बार ये प्लेन बताया, और एक बार ये वाला प्लेन भी बताया। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? जैसे देख, आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट विद दिस बिकॉज प्लेन, एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना एकदम पावरफुल होना चाहिए। अगर ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है। अभी समझा? ओके। अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाले प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये वाले प्लेन में। अगर वो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, सो ये वाले प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है। सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक सर्कल, उसका जो सर्कल है वो किसी प्लेन में बनेगा। अब एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और उस प्लेन को परपेंडिकुलर हो, a line that passes through the center and perpendicular to the plane is nothing but axis of rotation। जैसे देख, अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये सेंटर हुआ, ये इमेजिनरी लाइन क्या बन जाएगा? एक्सिस। क्लियर? ओके। अगर वो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या बन गया? सेंटर, और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या बन जाएगी? एक्सिस। सिमिलरली पार्टिकल अगर यहाँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या हो गया? सेंटर, और ये क्या बन गया? उसका एक्सिस। सो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो लाइन विच एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ तक सब साथ में बच्चों? सर्कुलर मोशन समझा? ऑफकोर्स। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन समझा? गुड। Center, of course. Imaginary line passing through the center and perpendicular to the plane of the circular motion is nothing but axis of rotation. Good. So अगर मेरा पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है, देख ऐसे घूम रहा है, ऐसे एरो पे ध्यान दे, ऐसे घूम रहा है ना, कि ऐसे उल्टा नहीं घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है। तो ये सेंटर, ये जो डॉटेड लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए
सो वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल, जो क्या कहता है, वो कहता है कि इमेजिन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड. सच में पकड़ना है, इमेजिनरी, क्योंकि वो लाइन ही इमेजिनरी है, तो पकड़ने कहाँ जाएगा. सो इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट. फिंगर्स एक्सिस के अराउंड घूमे हुए ऐसे, with the fingers curled around it and your thumb outstretched. If the curled finger gives sense of rotation, important है sense. So sense of rotation क्यों बोल रहे हो, देख ऐसे भी घूम सकता है clockwise और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो घूम सकता है. अरे बेटा ऐसे भी तो घूम सकता है और ऐसे भी तो घूम सकता है, इसलिए सेंस ऑफ रोटेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है. फिर से क्या, इमेजिन दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेल्ड इन द राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट, उंगलियां उसके अराउंड घूमी हुई, एंड द थंब आउटस्ट्रेच. If the curled finger gives sense of rotation, then the outstretched thumb will give you direction of angular displacement. Imagine, और ये लाया कैसे, ये रूल कैसे आया सर, ये इससे आया. देख जब ऐसे ऐसे घूम रहा था तो डिस्प्लेसमेंट इधर था, जब ऐसे ऐसे घूम रहा था तो डिस्प्लेसमेंट इधर था. यानी फिंगर्स अगर सर्कुलर मोशन बताती है तो थंब क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन. सो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, प्लीज कीप इन माइंड और अपनी बुक में लिख लेना, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, सुन रहा. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, वो कहता है इमेजिन, सच में नहीं है, क्या कहेगा वो, इमेजिन. घर पर भी ऐसे ही बोल, क्या बोलेगा, इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड with the fingers curled around it and the thumb outstretched. If the curled finger gives a sense of rotation, then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement. One more time, what is right hand thumb rule? Imagine the axis of rotation to be held in the right hand with the fingers curled around it and the thumb outstretched. If the curled finger gives a sense of rotation, then the outstretched thumb gives the direction of angular displacement. But वो right hand होना चाहिए, वो याद रखना. Many times I have seen students arguing, जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं उनको रियलाइज नहीं होता है. सो वी डिस्कस टू टर्म्स, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, तो बोलोगे राइट हैंड थंब रूल. फर्स्ट गया ना, राइट हैंड थंब रूल उसका डायरेक्शन बताता है. उसका डायरेक्शन कैसा है, तो उसका डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. Imagine the axis of rotation to be held in the right hand with the fingers curled around it and the thumb outstretched. If the curled finger gives a sense of rotation, then the outstretched thumb gives the direction of, yes. So the direction of angular displacement is along the axis of rotation. It is along the axis of rotation. अब वो क्वांटिटी बच्चों जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, वो क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, उसके अलोंग है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट. सर क्या बोल रहे हो, जैसे देख अगर ये एक्सिस है तो इसमें ऊपर गया तो भी एक्सिस के अलोंग ही बोलेंगे, नीचे गया तो भी एक्सिस के अलोंग ही बोलेगा. अगर ये एक्सिस है, इधर गया तो भी एक्सिस के अलोंग, इधर गया तो भी एक्सिस के अलोंग. ऐसा आपकी तरफ आया तो भी एक्सिस के अलोंग है, मेरी तरफ आया तो भी एक्सिस के अलोंग है. So the direction is along the axis of rotation. ऐसे physical quantities जिनका direction is along the axis of rotation को बोलेंगे axial vector या axial vector, whatever you call it as. So angular displacement is an axial vector. वो multiple choice question में आएगा कि इनमें से कौन axial vector है, तो जिसका direction axis के along होगा. अब तक आपने एक क्वांटिटी ऐसी देखी है, आज के लेक्चर की मैं बात करूं, जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है. कौन है वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट किया जाता है. उसका डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर. यूनिट उसकी रेडियंस है, उसके पास डायमेंशंस नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. उसका डायरेक्शन इट्स एन एक्सियल वेक्टर. आर वी क्लियर? बाय सेम लॉजिक बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पीछे जा, रेडियस वेक्टर में जा. रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा था, अलोंग द रेडियस. वो सारे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है, चाहे अवे फ्रॉम सेंटर चाहे टुवर्ड्स द सेंटर, उनको हम बोलेंगे रेडियल वेक्टर. जैसे एक्सिस के अलोंग तो एक्सियल वेक्टर, वैसे रेडियस के अलोंग तो रेडियल वेक्टर. उधर ऐड कर ले अभी का भी. सो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन रेडियस के अलोंग होगा उनको बोलेंगे रेडियल वेक्टर.
और वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो लेंगे एक्सियल वेक्टर. सो बच्चों, इन दिस सेशन वी डिस्कस्ड ओनली 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट सेशन में हम और आगे फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्लीज़ आप रिवाइज करिए. थैंक यू सो मच.